नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। राहुल गांधी की गलत बयानी पर चुनाव आयोग की खरी खरी। कहा, ना बुलाने पर आते हैं, ना देते हैं पत्र का जवाब, लगाते हैं बेबुनियाद आरोप। तो भाजपा ने बताया संवैधानिक संस्थाओं का अपमान। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद जारी हुआ संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट। 1 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकती है आपत्ति या सुझाव, तो 30 सितंबर को जारी होगी अंतिम सूची। भारत ने द्विपक्षीय विदेश नीति में नकारी कोई भी तीसरी मध्यस्थता। कहा, विभिन्न देशों के साथ रिश्तों की है अपनी अपनी मेरिट। भारत रूस संबंधों को बताया समय की कसौटी पर खरी उतरी साझेदारी। आर्थिक मोर्चे पर बड़ी छलांग। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रुपए के पार। पिछले साल की तुलना में 7.5% की बढ़त। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। शाहरुख, विक्रांत मेसी बेस्ट एक्टर तो रानी मुखर्जी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। 12th फेल बेस्ट फीचर फिल्म। द केरला स्टोरी ने झटके 2 पुरस्कार। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जारी है। आयोग ने गहन प्रक्रिया के बाद आज पहला संशोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट को आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ भी साझा किया है। अब अगले 1 महीने तक लोग अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं, जिसके लिए हर जिले में विशेष कैंप खोले जाएंगे। संशोधन के बाद अंतिम सूची 30 सितंबर को जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद पहला संशोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट शुक्रवार को जारी कर दिया। दोपहर 3 बजे आयोग ने इसे अपनी वेबसाइट पर जारी किया और राजनीतिक दलों के साथ भी इसे साझा किया। बिहार के 38 जिलाधिकारियों ने 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,817 मतदान केंद्रों के लिए जो संशोधित सूची तैयार की थी, उस प्रारूप को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ भी साझा किया गया। प्रारूप के जारी होने के बाद लोग इस पर सुझाव या आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इस प्रक्रिया का मकसद चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और हर पात्र मतदाता को उसका अधिकार दिलाना है। हर जिले में हेल्पलाइन नंबर और सहायता केंद्र खोले जाएंगे ताकि लोगों को हर जरूरी सहायता प्रदान की जा सके। किसी भी संशोधन के लिए 1 अगस्त से शुरू होने वाली ये प्रक्रिया पूरे 1 महीने यानी 1 सितंबर तक चलेगी और उसके बाद 30 सितंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी। 2003 के बाद बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। इसी साल 24 जून को चुनाव आयोग ने इस पुनरीक्षण अभियान की घोषणा की थी, जिसके बाद आयोग ने 25 जून से 26 जुलाई तक घर घर जाकर सर्वेक्षण किया और मतदाताओं से नामांकन फॉर्म जमा किए। कुछ राजनीतिक दलों के विरोध के बाद चुनाव आयोग ने 3 जुलाई को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करके सभी शंकाओं का समाधान किया। ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में भी पहुंचा, जहां पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया और इस पूरी कवायद को चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार करार दिया। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव आयोग को कुछ सुझाव भी दिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 12 और 13 अगस्त को होगी। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद महीने भर आपत्तियां और सुधार स्वीकार करने के बाद 30 सितंबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। अभी तक चली पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों द्वारा नामांकित 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट भी शामिल रहे और 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं ने अपने एम्यूनरेशन फॉर्म जमा किए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार में एसआईआर पर पहले ड्राफ्ट के तैयार होने के बाद चुनाव आयोग ने शुक्रवार की शाम राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की। इस दौरान चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ ड्राफ्ट के आंकड़ों पर चर्चा की और पहले ड्राफ्ट को लेकर तमाम राजनीतिक दलों से उनकी राय भी जानी। बैठक की समाप्ति के बाद रालोजपा आर के नेता ब्रजेश विश्वकर्मा ने बताया कि चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक जिन लोगों का नाम कट गया है वोटर लिस्ट से, वो लोग अपना आपत्ति दर्ज कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। 1 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक जिन लोगों का नाम कट गया है वोटर लिस्ट से,
वो लोग आपत्ति अपना दर्ज करा करके अपना नाम जुड़वाने का काम करें। और एक चीज सूचना और मिली कि 1 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक जिन बच्चों का 18 साल पूरा हो जा रहा है उस एडवांस में उसके लिए वो लोग फॉर्म 6 भर के दे सकते हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में जुट जाएगा। ड्राफ्ट के लिए हुआ तो हम लोग कहा कि इसको पूरा दिया जाए। जो आपने बीएलओ की संख्या बढ़ाई है वो बीएलओ का भी हम लोगों को भी एक सूची उपलब्ध कराया जाए, तब ना हम लोग जानेंगे कौन जगह पर कौन बीएलओ आपका है। तो कहेंगे 1-2 दिन में इसका हम सूची उपलब्ध करा देंगे। और बिहार में एसआईआर पर पहले ड्राफ्ट के तैयार होने और चुनाव आयोग के साथ राजनीतिक दलों की बैठक में शामिल कांग्रेस के नेता ब्रजेश प्रसाद ने कहा कि चुनाव आयोग ने बताया कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो चुका है। नए ड्राफ्ट के मुताबिक 65 लाख के आसपास वोटरों के नाम को हटाया गया है। सूची को लेकर अगर किसी को आपत्ति है तो वो फॉर्म 6 भर करके बीएलओ को दे सकते हैं और उनके पास 1 महीने का समय है। सीओ साहब ने हम लोगों को राजनीतिक सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था और बैठक में उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो चुका है। 7 करोड़ 89 लाख वोटर पहले थे, उसमें से 65 लाख के आसपास वोटरों को नाम हटाया गया है, जिसमें से डेथ केस 26 लाख हैं, परमानेंट सिर्फ डेथ 24-25 लाख हैं, अनट्रेसेबल हैं और डुप्लीकेट वोटर हैं। तो ये सब मिला के 65 लाख समथिंग हो जाते हैं। बीएलओ ने अपने हिसाब से जहां जहां किया और उसने जो रिपोर्ट दिया उसके हिसाब से यह ड्राफ्ट सूची बनी। लेकिन अगर किसी को आपत्ति है कि हमारा नाम गलत ढंग से हुआ तो फॉर्म 6 भर करके बीएलओ को दे दे और 1 महीने का टाइम है। और बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर जारी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष सवाल खड़ा करता रहा है, तो चुनाव आयोग ने बयान जारी करके इस प्रकार के किसी भी आरोप को सिरे से खारिज किया और गलत बयानी को बेहद गैर जिम्मेदार भी बताया। इस मामले पर राजनीति भी अपने चरम पर है। संसद से लेकर सड़क तक ये मुद्दा छाया हुआ है। जहां विपक्षी दल इस मुद्दे पर आयोग और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं सरकार और बीजेपी ने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया है और लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान पर चुनाव आयोग ने जोरदार पलटवार किया है। आयोग ने राहुल के बयानों को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। चुनाव आयोग ने अपने बयान में राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, चुनाव आयोग रोज रोज लगाए जा रहे ऐसे बेबुनियाद आरोपों को नजरअंदाज करता है और रोज रोज दी जा रही धमकियों के बावजूद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे सभी चुनावी कर्मियों को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान न देने के लिए कहता है। दरअसल राहुल गांधी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पास इसके पुख्ता सबूत हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। राहुल गांधी जिस तरीके से भारत विरोधी भाषा बोलते हैं, उसका विरोध ऑपोजिशन पार्टी भी कर रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टी के कई सीनियर सदस्य ने भी कहा है कि भारत के इकोनॉमी, भारत का छवि को इस तरीके से दबा के कोई बात नहीं कर सकता। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी के बयान को अमर्यादित और संविधान का अपमान बताया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का बहाना ढूंढ रही है। भाषा में ही अलोकतांत्रिक अमर्यादा है। भाषा ही दिखाता है कि ये लोग फटना चाहते हैं, बम की तरह फटना चाहते हैं। सारी खुंदक इसीलिए है, उनको वोट नहीं मिलता। तो हम क्या करें? देश हार गए तीसरी बार, दिल्ली हार गए, अब बिहार भी हारेंगे, बंगाल भी हारेंगे, तो इसका हम क्या करें? जनता को भ्रमित करने के लिए अपने हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का ये राजद कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। वहीं आरजेडी ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को देश खासकर बिहार के लिए गंभीर मुद्दा बताते हुए इसे विशेष गहन विलोपन में बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बावजूद चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में आधार कार्ड को शामिल नहीं कर रहा है, जबकि शिवसेना यूबीटी को पूरी प्रक्रिया में ही गंभीर खामी नजर आती है। जिसका सैचुरेशन सबसे ज्यादा है
उसको अभी तक भी चुनाव आयोग मैं समझता हूं कि एकोमोडेट नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो बिहार छोड़कर, बिहार में वोटर तो हैं पर बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, उनके भी नाम आपने काट दिए हैं। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस या विपक्ष ने चुनाव आयोग समेत दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाए हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में हुए चुनाव के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि हर बार चुनाव तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की ईवीएम जांच और सत्यापन में भी ईवीएम मशीनों की सुरक्षा और विश्वसनीयता साबित हो चुकी है। कल 10 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की जांच और सत्यापन प्रक्रिया पूरी हुई। 48 बैलेट यूनिट्स, 31 कंट्रोल यूनिट्स और 31 वीवीपैट में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। बावजूद इसके मानने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर संसद से, जहां दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में शुक्रवार को कई मंत्रालयों के महत्वपूर्ण सवालों के लिखित जवाब दिए गए, जिनमें विदेश, रेल, भारी उद्योग मंत्रालय शामिल रहे। किन महत्वपूर्ण सवालों के सरकार ने जवाब दिए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद में भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंध जवाब में बताया कि ईवी कल पुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम लागू हो गए हैं। योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। सरकार का खुद ईवी पार्ट्स निर्माण करने का कोई इरादा नहीं है, उद्योगों को ही बढ़ावा देने पर जोर है। योजना से देश में स्थानीय विनिर्माण, रोजगार और तकनीकी निवेश में वृद्धि की उम्मीद है। रेलवे सुरक्षा से जुड़े जवाब में बताया गया कि पटरियों से छेड़छाड़ के 82 मामले वर्ष 2024 में दर्ज किए गए। बहनागा रेल हादसे की जांच सीबीआई द्वारा की गई। रेलवे सुरक्षा हेतु राज्य पुलिस, आरपीएफ और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाया गया। निगरानी और गश्त को संवेदनशील इलाकों में और अधिक सख्त किया गया। रेलवे मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में है। एक दूसरे लिखित जवाब में बताया गया कि भारतीय रेलवे में व्यापक भर्ती अभियान चलाया गया है। 1.08 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में गतिशील है। असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए पहली चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में 18.4 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। किसानों के लिए उर्वरकों की समय पर आपूर्ति हेतु सरकार के कदमों पर जानकारी देते हुए बताया कि उर्वरक विभाग द्वारा मासिक आपूर्ति योजना जारी कर राज्यों को उर्वरकों का पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित किया गया। एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के जरिए पूरे देश में उर्वरकों की आवाजाही और उपलब्धता की निगरानी की जा रही है। पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष में यूरिया, डीएपी और एनपीके जैसे मुख्य उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़े एक लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी का भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला है। इस कदम से 10.33 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रत्यक्ष राहत मिली। विदेश मंत्रालय ने एक अन्य लिखित जवाब में बताया कि पिछले 2 वर्षों में 9,789 फंसे हुए भारतीयों को संघर्ष क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला गया। सरकार ने विशेष निकासी उड़ानों की निःशुल्क व्यवस्था की। यह प्रयास भारत की वसुधैव कुटुंबकम नीति और नागरिक सुरक्षा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निकासी अभियान अफगानिस्तान, सूडान, यूक्रेन जैसे तनावग्रस्त क्षेत्रों से भी सफलतापूर्वक संचालित किए गए। विदेश मंत्रालय के ही एक दूसरे लिखित जवाब में बताया कि जनवरी 2017 में विदेश मंत्रालय ने डाक विभाग के सहयोग से देश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया। इस पहल के तहत प्रधान डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना की गई। बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्रों में से 39 में पासपोर्ट सेवा शुरू हुई। यह पहल ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में भी नागरिकों को पासपोर्ट सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। संसद से नीरज सिंह और अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और संसद में तीसरे प्रशासनिक सुधार आयोग पर पूछे गए प्रश्न पर राज्यसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखित उत्तर दिया कि दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों, विभागों और सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को स्वीकार की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सूचित कर दिया गया था। इन सिफारिशों का कार्यान्वयन एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है।
और संसद में सीपी ग्राम्स में सुधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्यसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सीपी ग्राम्स के लिए 10 चरणीय सुधारों की शुरुआत अप्रैल 2022 में की थी, जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए शिकायत निवारण समय पर प्रभावी और सुलभ बनाना था। वर्ष 2022, 23, 24 और 25 की अवधि में सीपी ग्राम्स के इन 10 चरणीय सुधारों से 80,36,042 शिकायतों का निवारण हुआ। 1,05,681 शिकायत अधिकारियों यानी जीआरओ को मैप किया गया। शिकायत निवारण की समय सीमा 2019 में 28 दिनों से घटकर 2025 में 16 दिन रह गई और केंद्रीय मंत्रालयों के लिए 30 जून 2025 तक लंबित सार्वजनिक शिकायतों की संख्या घटकर 62,620 रह गई। सरकार ने 23 अगस्त 2024 को सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें शिकायत निवारण की समय सीमा को 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दिया गया। ये दिशा निर्देश सार्वजनिक शिकायत प्लेटफॉर्मों के एकीकरण, मंत्रालयों और विभागों के भीतर समर्पित शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना, अनुभवी और सक्षम नोडल तथा अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति, मूल कारणों के विश्लेषण और नागरिक प्रतिक्रिया पर कार्रवाई पर जोर देते हैं, साथ ही शिकायत वृद्धि तंत्रों को मजबूत करते हैं। और संसद में मिशन कर्मयोगी पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्यसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सभी मंत्रालयों द्वारा मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया गया है। भारत सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, आईजीओटी कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर शामिल हो गए हैं, जिनमें केंद्र सरकार के 41 लाख और राज्यों के 85 लाख उपयोगकर्ता शामिल हैं। इस पोर्टल पर 3,000 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनमें 3.8 करोड़ से भी अधिक पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुके हैं और प्रमुख कार्यात्मक, व्यवहारिक तथा डोमेन दक्षताएं शामिल हैं। आईजीओटी पोर्टल के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को सरकार की सभी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियों के साथ एकीकृत किया गया है, जिसमें इंडक्शन ट्रेनिंग, मिड करियर प्रशिक्षण और इन सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क का उपयोग बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों को भूमिका आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने तथा सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान से लैस भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवकों को तैयार करने के उद्देश्य से किया जाएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 84वें AFHQ नागरिक सेवा दिवस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नागरिक सेवाओं के कर्मियों से आह्वान किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि इस दौरान रक्षा मंत्रालय के सभी विभागों ने बेहतर समन्वय के साथ काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि किस तरह से आपने भी हमारी सेना को बैकएंड सपोर्ट दिया था। रक्षा मंत्रालय के अलग अलग डिपार्टमेंट ने भी अपनी सारी भूमिकाओं को बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत अच्छी तरह से निभाया, जिसकी वजह से हम इतने सफल ऑपरेशन को अंजाम दे तय किया था। उस टारगेट को हिट करने में, जैसा हिट करना चाहते थे वैसा हिट करने में हमारी सेना ने कामयाबी हासिल। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शहरी विकास और सांस्कृतिक विरासत सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी 2200 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। सावन के पवित्र महीने में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति से क्षेत्र के विकास और विरासत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शहरी विकास और सांस्कृतिक विरासत सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी 2200 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी भदोही मार्ग और छितौनी शूल टंकेश्वर मार्ग के चौड़ीकरण और हरदत्तपुर में रेलवे ओवरब्रिज परियोजना का उद्घाटन करेंगे। पीएम लेवल क्रॉसिंग 22C और खालिसपुर यार्ड में रेलवे ओवरब्रिज और कई ग्रामीण
ग्रामीण और शहरी गलियारों में व्यापक सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री बिजली से जुड़ी स्मार्ट वितरण परियोजना और विद्युत अवसंरचना को भूमिगत करने के तहत विभिन्न कार्यों का शिलान्यास करेंगे। जिस तरह का उत्साह मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड इस बार टूटने वाले हैं। बड़ी संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन में लोग उस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। पीएम वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई कच्चे घाटों के पुनर्विकास, सौंदर्यीकरण और मंदिर के जीर्णोद्धार से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कर्दमेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य, स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मस्थली करखिया के विकास, सारनाथ, ऋषि मांडवी और रामनगर अंचलों में नगर सुविधा केंद्रों, लम्ही में मुंशी प्रेमचंद के पैतृक घर के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। पीएम किसान योजना है, उसके अंतर्गत 20वीं किश्त वो किसानों को जारी की जा रही है। करीब 9.5 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं, जिनको 20,000 करोड़ से ज़्यादा जो धनराशि है वो सीधा उनके खातों तक भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी सहायता उपकरण का वितरण उस कार्यक्रम में किया जा रहा है। तो विविध उसमें लोक कल्याण के कार्यक्रम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से होगा और वहाँ स्थानीय स्तर पे भी बहुत उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा पीएम जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे उनमें 53 स्कूल भवनों के उन्नयन कार्य, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र का उद्घाटन, होमी भाभा कैंसर अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी और सिटी स्कैन सुविधाओं सहित उन्नत चिकित्सा उपकरणों की स्थापना, जिला पुस्तकालय का निर्माण, जखनी लालपुर में सरकारी उच्च विद्यालयों के कायाकल्प, पशु जन्म नियंत्रण केंद्र और श्वान देखभाल केंद्र, सिंथेटिक हॉकी टर्फ का उद्घाटन शामिल है। बनारस में इतना बड़ा काम किया है, विश्वनाथ मंदिर वगैरह बनाया है। जो सड़कें की हालत पहले बहुत खराब होती थी और वो बहुत बेहतर हो गई है। मतलब कि आने जाने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा हो गया। प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं और उन्होंने हमारे देश की प्रगति के लिए और हम बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत नेक कार्य किए हैं। इसके लिए हम सब बच्चे उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं। ये योजनाएं वाराणसी के समग्र शहरी परिवर्तन, सांस्कृतिक कायाकल्प, बेहतर कनेक्टिविटी और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। कोई भी ऐसी क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसी विधा नहीं है जैसे सड़क है, स्वास्थ्य है, विकास कार्य हैं, सड़कों का चौड़ीकरण है। एक सांसद के रूप में जो काशीवासियों की जरूरतें हैं उनका सौगात लेकर प्रधानमंत्री आ रहे हैं 2 अगस्त को और उनके स्वागत के लिए सभी उत्साहित हैं, तैयार हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। अगली खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी की थी उसके बाद राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने आंकड़ों के साथ राहुल गांधी के दावों को गलत बताया तो राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं के बयानों से भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं जो तारीफ कर रहे हैं। अपने बयानों से विवादों में रहने वाले राहुल गांधी एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर बेतुकी टिप्पणी कर फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अनर्गल बयानबाजी की तो सरकार के खिलाफ मौके की फिराक में रहने वाले राहुल गांधी ने उसे तुरंत लपक लिया। लेकिन राहुल का बयान उन्हीं के लिए गले की हड्डी बनता दिखाई दे रहा है। अब भाजपा राहुल गांधी पर हमलावर है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा हमला बोलते हुए राहुल गांधी को देश को कमजोर करने वाली विदेशी शक्तियों का नेतृत्वकर्ता और मार्गदर्शक बताया। राहुल गांधी जो है वो चीन के, पाकिस्तान के, सोरोस के और देश तोड़ने वाली सारी शक्तियों के जो है नेता हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं और कांग्रेस जो है किस तरह से रसातल में जा रही है उसके सबसे बड़े उदाहरण। ट्रंप की बात को दोहराना तो अक्लमंदी नहीं है। मुझे लगता है वो खुद अपनी बात कहें, वो क्या सोचते हैं। जहां तक भारत की अर्थव्यवस्था का सवाल है, हमें पता है 10 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। हम विश्व में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे और आज के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बोलते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, बड़ा फक्र हो रहा है कि हम 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी हमने जापान को पीछे छोड़ा है। राहुल गांधी पार्टी के अंदर भी घिरते नजर आ रहे हैं। मुद्दे पर शशि थरूर से लेकर राजीव शुक्ला तक राहुल गांधी से अलग लाइन लेते दिखाई दे रहे हैं।
We are not without options. I mean, I think we have to understand, we want and value the relationship with America, but if America is completely unreasonable in their demands, we will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं, तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलतफहमी है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, देश से है प्यार तो हर पल यह कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत यह रहना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था आज विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे ही देश विरोधी बातें सुनते हैं तुरंत उसी सुर में बोलने लगते हैं। उनके लिए देश से पहले देश विरोधी प्रोपेगेंडा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। राहुल गांधी सरकार और बीजेपी को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे कब विवाद पैदा कर दें, ये तो पार्टी के नेताओं को भी नहीं पता है। भाजपा का आरोप है कि केंद्र सरकार का विरोध करते हुए राहुल गांधी कब देश का विरोध करने लग जाएं, ये खुद राहुल को भी नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर, 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस मौके पर मशहूर कार्डियक सर्जन डॉक्टर देवी शेट्टी और विवेक अग्रवाल को एट होम कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित किया गया है। तो डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान दोनों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित हैं वो लोग। I am extremely grateful to the President of India for inviting me to attend Independence Day celebration. I am extremely grateful to our government for making our dream come true. And it is just the beginning, and the best is yet to come. अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनबाद स्थित IIT ISM के 45वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने 20 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश के विकास में IIT और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये न केवल इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को भी बढ़ावा देते हैं। हम लोगों ने गेल इंडिया के लिए एक सोल्यूशन बनाया था जो स्केडा सिस्टम्स को मॉनिटर करता था। वहाँ हम लोगों ने जीत प्राप्त की। उसके बाद हम लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिसेप्शन के लिए एक इनविटेशन मिला है, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी सरकार का। और राष्ट्रपति ने कहा कि तकनीकी शिक्षा की बढ़ती पहुंच और डिजिटल कौशल के प्रसार से भारत तकनीकी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारत की शिक्षा प्रणाली को और अधिक व्यवहारिक, नवाचार केंद्र और इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने से देश के युवाओं की प्रतिभा को सही दिशा मिलेगी और उन्हें वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। अनेक क्षेत्रों में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाए है। इस विकास में IIT और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। IIT संस्थान न केवल गुणवत्तापूर्ण इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप कल्चर को भी बढ़ावा देते हैं। और आगामी स्वतंत्रता दिवस 2025 की संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्वेस्ट इंडिया की MD और CEO निवृत्ति राय को भी निमंत्रण भेजा है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारतीय डाक द्वारा ये निमंत्रण भेजा गया है, जिसे निवृत्ति राय ने स्वीकार किया। आमंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि मैं यह अवसर पाकर गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए तमिलनाडु के किसान रंगराज को भी आमंत्रित किया है। भारतीय डाक विभाग ने रंगराज के घर जाकर उन्हें निमंत्रण पत्र सौंपा। तो रंगराज ने निमंत्रण पाकर अपनी खुशी जाहिर की और राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। रंगराज पिछले 40 वर्षों से खेती कर रहे हैं, जिसमें तिलहन उत्पादन में वृद्धि को लेकर रंगराज की मेहनत सराहनीय है।
अगली खबर, भारत अमेरिका संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि समय के साथ दोनों देशों के संबंधों ने कई बदलावों का सामना किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश प्रतिबद्ध ठोस एजेंडे पर केंद्रित हैं और उन्हें विश्वास है कि ये रिश्ते आगे बढ़ते रहेंगे। भारत और अमेरिका के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे साझा इंटरेस्ट, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और हमारे जो मजबूत पीपल टू पीपल टाइज, लोगों के बीच में जो आत्मीयता है, इस पे आधारित है। ये साझेदारी कई एक बदलाव और चुनौतियों का सामना कर चुका है। अभी हमारा फोकस है कि जो सब्सटेंटिव एजेंडा हम दोनों देशों ने तय किया है और हम जिसके कमिटेड हैं, उस पर हम केंद्रित रहें और ये हमारा विश्वास है कि साझेदारी आगे बढ़ती रहेगी। और अब आज की एक और बड़ी खबर, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस बार 332 फीचर फिल्मों और 115 नॉन फीचर फिल्मों को नॉमिनेशन मिले थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को फिल्म 12वीं फेल के लिए दिया गया है। तो रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भारत की सिनेमाई उत्कृष्टता एक बार फिर केंद्र में रही, जिससे देश की कई भाषाओं की जीवंत और विविधतापूर्ण कहानियों को मिला राष्ट्रीय सम्मान। इस साल भी क्षेत्रीय सिनेमा ने अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई, तो वहीं हिंदी सिनेमा ने कुछ सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जीते। शाहरुख खान ने फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का और रानी मुखर्जी ने फिल्म मिसेस चैटर्जी एंड नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता रॉकी रानी की प्रेम कहानी ने। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हासिल किया 12th फेल ने। इसी फिल्म के लिए विक्रांत मैसी ने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज का पुरस्कार जीता हिंदी फिल्म सैम बहादुर ने। इसे सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा का पुरस्कार भी मिला। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार जीता मराठी फिल्म नाल 2 ने। द केरला स्टोरी के लिए सुदीप्तो सेन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता, तो वहीं इसी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड भी हासिल किया। बेस्ट एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक और बेस्ट एक्शन डायरेक्शन का पुरस्कार हासिल किया तेलुगु फिल्म हनुमान ने। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार अपने नाम किया हिंदी फिल्म फ्लावरिंग मैन ने। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन ने। तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार हासिल किया गिद्ध द स्कैवेंजर ने। We have watched 115 films across 22 languages. Each film was interesting in its own way, and I truly had a good time watching all of them. We approached the process with sincerity and informed deliberation. We were assigned 15 award categories. The first special mention award goes to Nekal, Chronicle of the Paddy Man. The language is Malayalam. The best documentary goes to the film God, Vulture and Human. The languages English, Hindi and Telugu. प्रसिद्ध फिल्म क्रिटिक उत्पल दत्ता ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार अपने नाम किया। Shri Utpal Datta has contributed widely through his critical writings on cinema in general and particularly in Assamese cinema. He has attempted to touch upon its social and cultural scenarios through his writings. He has discussed various technical aspects of Assamese cinema in the present articles of review, and they found that it was quite significant, and this has been recommended for Shri Utpal Datta. 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों ने दिखाया कि भारत का सिनेमा कितना विविध और रचनात्मक है। इन पुरस्कारों ने अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों की फिल्मों को एक साथ लाकर उन्हें एक मंच दिया। ये सम्मान भारत की सिनेमा यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। अगली खबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT, भारतीय खनन विद्यापीठ यानी ISM धनबाद में आयोजित दीक्षांत समारोह में आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विशेष रूप से हिस्सा लिया।
इस अवसर पर उन्होंने देश के खनन और ऊर्जा क्षेत्र में संस्थान की अहम भूमिका की जमकर सराहना की। तो डीडी न्यूज से खास बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि IIT ISM ने बीते कई दशकों में देश के खान और खनन क्षेत्र को मजबूती देने का कार्य किया है। यह संस्थान तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरा है। देश और दुनिया में खनन और खादान क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला IIT ISM धनबाद 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। 100 सालों में ISM धनबाद ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन जिस प्रकार की नयापन, न्यूनेसनेस आ रहा है और NEP लागू हो रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई का प्रक्रिया शुरू हुई है। IIT ISM धनबाद आने वाले दिनों में देश निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा योगदान करेगा, ये मेरा विश्वास है। जो वर्चुअल लैब है उसका भी आज भ्रमण किया, वो क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, भारत की विकास में एनर्जी की एक बहुत बड़ा रोल है। भारत भी आज नेट एनर्जी इंपोर्टर है। आज हम दुनिया के नंबर 3 एनर्जी कंज्यूमर है, लेकिन हमारी एवरेज पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन विश्व की तुलना में 1/3 है। एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगी तो उसमें जो आज की आवश्यकता है, सस्टेनेबिलिटी बढ़े। एनर्जी को सस्टेनेबिलिटी अगर कैसे ले जाना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को, माइनिंग एक्टिविटीज को सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ना, ये उसकी आवश्यकता है। बात कर रहे थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि IIT ISM धनबाद का देश और दुनिया में एक बड़ा योगदान है और यहाँ के जो टैलेंट है वो पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, धनबाद। अगली खबर, भारत की हस्तकरघा विरासत के एक जीवंत उत्सव में राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी ने भारतीय फैशन डिजाइन परिषद और भारतीय कला मेले के सहयोग से भारत के समकालीन स्वदेशी और वस्त्र शीर्षक से एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 के उपलक्ष्य में अपनी बुनाई को जाने अभियान का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सचिव नीलम शमी राव उपस्थित थी। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय की इनोवेशन गैलरी में आयोजित ये प्रदर्शनी भारत की समृद्ध और विविध वस्त्र परंपराओं पर प्रकाश डालती है और साथ ही स्थायी स्वदेशी शिल्प कौशल को बढ़ावा देती है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस क्राफ्ट म्यूजियम में नो योर वीव्स के माध्यम से। यहाँ पर आकर के जो हमारे साथ छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं, उनके शिक्षकगण, प्रोफेसर्स, डिज़ाइनर्स, ये सब मिलजुल करके हिंदुस्तान की जो विरासत है, जो हमारी समृद्ध परंपरा है टेक्सटाइल्स की, उसके बारे में जानेंगे और हमारी पारंपरिक वीव्स की श्रेणियों के बारे में जानेंगे। खासतौर से इस वर्ष में जबकि मेघालय के रिंडिया और उसके जुड़े हुए वीव्स को GI टैग भी प्राप्त हुआ है। एक और बड़ी खबर, भारत का वस्तु एवं सेवा कर संग्रह यानी GST जुलाई में बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.5% अधिक है। यह वृद्धि घरेलू लेन देन और आयात दोनों से प्राप्त राजस्व में वृद्धि के कारण हुई है, जो स्थिर आर्थिक गतिविधि को दर्शाती है। हालांकि विकास की गति हाल के महीनों की तुलना में धीमी रही। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मजबूत रही। उत्पादन 16 महीने के उच्चतम स्तर 59.1 पर पहुंच गया, जिससे समग्र आर्थिक गति को बल मिला। जुलाई लगातार 7वां महीना रहा जिसमें संग्रह 1.8 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक रहा। रिफंड के एडजस्टमेंट के बाद जुलाई में नेट GST राजस्व 1,68,588 करोड़ रुपए रहा, जो एक वर्ष पहले के 1,65,800 करोड़ रुपए से केवल 1.7% अधिक है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।